Dr. Syed Nasir Hussain, not present. Sri Prakash Chik Baraik, and it was his maiden speech, not availing even the maiden speech. Sri Niranjan Bishi, not present. Sri Ramji Lal Suman, again a case of maiden speech, not present. Sri Ramchandra Jangda, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। माननीय राष्ट्रपति जी ने मैंने जो आखिरी में जो इन्होंने बात कही कि समानो मंत्र समिति समानी, एक समान विचार और लक्ष्य को साथ लेकर हम काम करें। अफसोस है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर 21 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया गया। विपक्ष के माननीय साथियों को इस चर्चा में भाग लेना चाहिए था। बजाय अनावश्यक व्यवधान पैदा करने के एक स्वस्थ चर्चा में भाग लेके आप चर्चा कीजिए। तो मान्यवर, चलो मैं उनका ये भी धन्यवाद देता हूँ, हमें ज़्यादा समय मिल जाएगा अब। तो इसलिए मैं जो आज इस मौके के ऊपर आपने जो बोलने का मौका दिया, हमारे देश की जो प्रजातंत्र प्रणाली है, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की है चुनाव की। 140 करोड़ देशवासियों का ये जो देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या में मतदाताओं ने मतदान करके एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के माध्यम से 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है और पूरी दुनिया ने हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सराहा है। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी ऐसी कोई अप्रिय घटना के चुनाव को अंजाम दिया गया और देश में स्वस्थ लोकतंत्र के माध्यम से एक स्वच्छ सरकार का गठन हुआ है। और इतिहास में 62 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे लगातार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और हमारे लिए गौरव का विषय है कि एक गरीब घर से उठ के, एक साधारण परिवार से उठ के इतने बड़े लोकतंत्र के मुखिया वो चुने गए तीसरी बार और दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया। और आज पूरी दुनिया भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की तो सराहना करती ही करती है, भारत के नेतृत्व की भी पूरी दुनिया सराहना करती है। मान्यवर, इस अनुकूल समय में हम सब लोगों को इस देश की जो संकल्प, जो शक्ति है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2014 के बाद से 11वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर ले जाके, यानी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा के 5वें स्थान के ऊपर देश को हम लेके आए हैं और 2026 तक हम तीसरे स्थान पर ले आएंगे। उनका ये भी संकल्प है कि हम जब 100 वर्ष आज़ादी के पूरे होंगे तो 2047 के अंदर ये दुनिया का हमारा सिरमौर देश होगा और सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने विश्व के अंदर हम अपनी पहचान बनाएंगे। हम सबको चाहिए, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए स्वस्थ लोकतंत्र के माध्यम से अगर नीतियों में कहीं कोई, अगर उनको लगता हो कि गलत है तो उसकी आलोचना करने का एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर एक परंपरा है, करनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक व्यवधान पैदा करके या जनता को ऐसे बातों से गुमराह करके अगर कोई लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट लेने की कोशिश करता है तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। मान्यवर, भाषण के अंदर जिक्र भी किया गया है कि जिस समय चुनाव चल रहा था, बहुत सी अफवाहें देश के मतदाताओं के सामने फैलाई गई कि अगर मोदी जी तीसरी बार आए तो देश की संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे और अलग अलग किस्म की ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई। लेकिन
अफसोस की बात है कि वो लोग संविधान की बात करते हैं जिन्होंने संविधान की भावनाओं को कुचला है। हमारे सामने शाहबानो का केस है। मोदी जी ने नारी शक्ति अभिनंदन की बात की है, वंदन की बात की है और नारी को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन वो लोग उन दिनों को क्यों भूल जाते हैं कि जब संविधान से ऊपर शरीयत को अधिमान दिया गया था और शरीयत के कानून के लिए संविधान की भावनाओं को कुचलते हुए एक नारी शक्ति का अपमान किया गया था, उसके अधिकारों का हनन किया गया था। वो लोग संविधान की बात करते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जो जिक्र किया है इसके अंदर हमारे कि देश की अब कितनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत को देखने का विश्व का नजरिया, इटली के अंदर हुई G7 की जो बैठक हुई है, समिट हुआ है, पूरी दुनिया ने भारत का गौरव देखा है, पूरे दुनिया ने भारत की प्रतिष्ठा को देखा है। और इसी तरह G20 की जो हमने अध्यक्षता की, हमारे भारत देश ने अध्यक्षता की, उस समय भी पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है, भारत की ताकत को देखा है, प्रधानमंत्री जी के रुतबे को देखा है। मान्यवर, संविधान की चर्चा कर रहे थे। संविधान तो अब लागू हुआ है। इस देश में कितने बड़े भूभाग के ऊपर कश्मीर में कहां पर संविधान था? हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने संविधान के लिए बलिदान दिया कि एक ही देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, उनकी आत्मा तो आज खुश होगी। अब वो देख रहे होंगे कि संविधान की मूल धारणा को तो देश में अब लागू किया गया है। भारत का वो क्षेत्र जिसको दुनिया की जन्नत कहा जाता है, वो एक किस्म से नरक का स्थान बन गया था। कोई आदमी वहाँ स्वतंत्रता से जा नहीं सकता था, अपनी अभिव्यक्ति नहीं बता सकता था। देश को एक इतना बड़ा खतरे का एक वातावरण पैदा कर दिया गया था वहाँ पर देश में, जम्मू कश्मीर के अंदर, कि हम तो अपनी पहचान बनाने से भी वहाँ पर थोड़ा सा घबराते थे। मैंने पिछले सत्र के अंदर जिक्र किया था, मैं उन दिनों में श्रीनगर चला गया तो मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, तो मेरे ही एक मिलिट्री के साथी ने कहा कि भाई साहब ये धोती कुर्ता बदल लो, आप लीडर लगते हो, पता नहीं कहाँ से पत्थर आ जाएगा, कहाँ से बुलेट आ जाएगी, और आप साधारण कुर्ता पजामा पहन लो। वहाँ पर अपनी पहचान भी हमें छुपानी पड़ती थी, और आज वहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है, वहाँ पर महिलाएं स्वतंत्रता से घूमती हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड टूरिज्म का विकास हुआ है। 3 करोड़ टूरिस्ट पिछली गर्मियों में गए थे, इस गर्मियों का भी रिकॉर्ड नहीं आया है। लोगों ने अपने घरों में एक कमरा रख के बाकी को गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तन कर दिया। आज उनकी जेबें जो है नोटों से भरी हुई है। थैंक यू। इतना बड़ा विकास वहाँ पर। सर टाइम है मेरे पास अभी, अरे इनसे पूछ लीजिए, थोड़ा सा भी देंगे वाजपेयी जी? 3 more minutes राउंड अप। सर ये तो गर्म भी नहीं हुए थे, थोड़ा सा हरियाणा का आदमी। यही तो कहता हूँ, गर्म मत होइए। मेरा तो अनुरोध सभी से यही रहता है कि संयम से सीमित तरीके में अपनी पूरी बात कहिए। धन्यवाद मान्यवर। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जो अभी भाषण में जिक्र किया कि देश का गौरव बढ़ा है, मैं उसके साथ साथ ये चर्चा मैं देख रहा हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी दुनिया का एक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, बख्तियार खिलजी के समय में उसको जला दिया गया। भारत की ज्ञान की जो संपदा थी उसको सवा कर दिया गया। कितने दिनों तक उसका पुनरुद्धार नहीं हुआ, और आज हमें खुशी है, पूरा देश देख रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हुआ और पूरी दुनिया वहाँ पर ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर दोबारा आएगी। तो मान्यवर, इसी तरह हमारा विरासतों का जो नालंदा यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया है, तो मैं पूर्वोत्तर में गया था, राजभाषा समिति का एक कन्वीनर होने के नाते पूर्वोत्तर के विकास की भाषण में चर्चा की गई है। मैं नाथुला पास के ऊपर भी गया और मैं तवांग में भी गया। पूरे पूर्वोत्तर में मैं राजभाषा के एक कन्वीनर के नाते हमारी कमेटी को लेकर गया था। पूर्वोत्तर के जो लोग हैं वो कहते हैं पहली बार हमने विकास की बयार मोदी जी के राज में देखी है। एक पैसा यहाँ पर आता नहीं था, पता नहीं बीच में कहाँ पर चला जाता था, पूर्वोत्तर के अंदर कोई विकास नहीं होता था। मान्यवर, पिछले दिनों जब चुनाव चल रहा था
तो बात आई आरक्षण को खत्म करने की। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी मेरे साथी अपने बिहार से आए हैं पहली बार, डॉक्टर भीम सिंह जी, इन्होंने भी चर्चा की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या क्या हासिल हुआ? इन्होंने सशक्त चर्चा की, कालेलकर की रिपोर्ट का क्या बात कही? सर, जो आरक्षण की जो बात करते हैं, मैं उनके जवाब में ये बात कह रहा हूं कि वो लोग कहते हैं कि मोदी जी आए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन आरक्षण को सुरक्षित किसने किया है? संवैधानिक दर्जा पिछड़े वर्ग कमीशन को किसने दिया? ये तो इतिहास क्या सारी की सारी दर्ज है, पुस्तकों में दर्ज है, सारी की सारी प्रणाली में दर्ज है। यानी काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई, नेहरू जी ने उसको दबा दिया। 78 में जनता पार्टी की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। 80 में जब तक रिपोर्ट आई तब तक इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी चुकी थी। फिर उन्होंने जो कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के साथ उनके पिताजी ने किया, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ किया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, मैं पिछड़े वर्गों से संबंध रखता हूं और श्रीधर कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में बैठ के मैंने पिछड़े वर्गों की राजनीति की है और संघर्ष में रहा हूं। और मैं एक एक चीज को देखता रहा हूं। जब यह मदन लाल खुराना जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले मदन लाल खुराना जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दिल्ली में लागू किया था। मुझे इतिहास की ये बात याद है। और आज भी अगर पिछड़े वर्गों को संवैधानिक रूप से आरक्षण का पूरा हक दिया जा रहा है तो केवल मात्र भाजपा सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है। तो मान्यवर, मैं राजभाषा से जुड़ा हुआ हूं और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। भारत का बहुत बड़ा एक कालखंड ऐसा गुजरा है। मैकाले ने एक बात कही थी, सर कंक्लूड कर दूंगा, कि अगर देश को समाप्त करना है, किसी देश को गुलाम रखना है तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर उससे उसकी भाषा छीन लोगे तो अपने साहित्य से कट जाएगा, अगर साहित्य से कट जाएगा तो फिर अपनी संस्कृति से भी कट जाएगा, भाषा साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो फिर वो अपनी देश की राष्ट्रीयता से भी कट जाएगा। और ये बखूबी कांग्रेस के समय में होता रहा है। कितने लंबे समय तक मैकाले का षड्यंत्र के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली चलती रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही ये फैसला हुआ है कि बच्चे की प्रारंभिक जो शिक्षा होगी वो उसकी मातृभाषा में होगी ताकि उसका विकास हो सके। तो मान्यवर, देश के अंदर एक समृद्ध काल का अब शुरुआत हुई है, भाषा के भी माध्यम से और इसमें संस्कृति के भी माध्यम से। सांस्कृतिक तो मंत्रालय ही नहीं था, ये भी वाजपेयी के समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय सांस्कृतिक मंत्रालय का गठन हुआ था। सर, मैं तो वाजपेयी जी ने कहा था लंबा बोल लियो। सर, मेरी बात मानिए ना आप। सर, आपकी माननी पड़ेगी और क्या करें, आप हमारे अध्यक्ष हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इस अभिभाषण के ऊपर चर्चा में क्या करें, बीच में लय सी टूट गई जी सारी। मैं टूटी कहाँ है, मैंने तोड़ी है। आपने तोड़ दी, नहीं उठा लो। तो धन्यवाद सर, आपने जो मौका दिया, धन्यवाद। आपने कम समय में बहुत बातें कही हैं। अपने भाषण को आप पढ़